नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमने एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू कर रखी थी और उस सीरीज़ की हम आपको कम से कम 7 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हमारी 8वीं क्लास रहेगी। दोस्तों हमने जितने भी धर्म थे वो पढ़ लिए, जैसे कि बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, वो कंप्लीट कर चुके हैं। जितनी हमारी सभ्यता थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी, जैसे कि आपकी सिंधु सभ्यता होगी, वैदिक सभ्यता होगी, उत्तर वैदिक सभ्यता होगी। इससे पहले हमने नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली थी। दोस्तों अब हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसमें हम राजाओं की बात करेंगे, उसमें हम वंश की बात करेंगे। दोस्तों हमने एक महाजनपद वाली वीडियो डाल रखी है जो आपकी क्लास नंबर 5 होगी। उस महाजनपद वाले टॉपिक में हमने एक बात बोली थी आपको कि कुल महाजनपदों की संख्या 16 हुआ करती थी और वो 16 के 16 महाजनपद सम्राट अशोक राजा ने एक बार जीत लिए थे। सम्राट अशोक जो है वो बहुत महान राजा हुआ करते थे। इसलिए दोस्तों उन 16 के 16 महाजनपदों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो महाजनपद होगा वो मगध साम्राज्य होगा। और मगध साम्राज्य के अंदर कम से कम आपके 4 वंश होंगे और हम उन चारों वंश के बारे में डिटेल से जिक्र करेंगे और 1 बाय 1 करेंगे। और उन वंश के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा आएंगे उन सभी राजा के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम नहीं चाहते हम इस वीडियो को ऊपर ऊपर से पूरा करें। हम चाहते हैं कि आपको सभी वंश डिटेल से पढ़ाई जाए। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको हर एक वंश की अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए। इसलिए दोस्तों मैं आपको हर वंश की अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवाया करूँगा डेली, जिससे कि आपके सभी वंश जो है डिटेल से कवर हो जाएंगे। इन वंश से जो भी क्वेश्चन आपके कवर होंगे, उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो से बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आपके लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इन्हीं वीडियो से हम आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करवा देंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य के अंदर दोस्तों पहले हम वंश की बात कर लेते हैं, कितने वंश होते थे। मगध साम्राज्य के अंदर कुल 4 वंश हुआ करते थे। हर्यक वंश हुआ करता था, शिशुनाग वंश होता था, नंद वंश होता था, मौर्य वंश होता था। हर एक वंश को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन उठाएंगे। प्रीवियस ईयर एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी लेकर चलेंगे साथ के साथ, जिससे आपके हर क्वेश्चन जो है वो कवर हो सके। दोस्तों हम हर वंश को डिटेल से 1 बाय 1 करके ऐसे पढ़ेंगे जिससे कि आपकी एक वीडियो में एक वंश कंप्लीट समाप्त हो सके और आपको उस वंश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे इस वीडियो में हम हर एक वंश को कंप्लीट पढ़ लेंगे, हर एक वंश की बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपका मगध साम्राज्य है दोस्तों, वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहलाता था और यही सबसे आपका इम्पोर्टेंट महाजनपद रहेगा। इसकी खास बात यह है दोस्तों, जो इसके संस्थापक हैं वो संस्थापक थे इनके वृहदर्थ। और ख़ास बात यह है इस जो साम्राज्य का अंतिम राजा होगा उसका नाम भी वृहदर्थ होगा। इसलिए दोस्तों ये दोनों आप याद रखना कि इसके संस्थापक भी वृहदर्थ कहलाए थे और इसके अंतिम राजा भी वृहदर्थ ही थे, क्योंकि वृहदर्थ के बाद इस साम्राज्य में आपको अन्य राजा का वर्णन नहीं मिलने वाला। चलिए दोस्तों 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा होता था दोस्तों? मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में लोग जो है वो हथियार लोहे से बनाते थे और जो लोहा है वो छोटे नागपुर से लिया करते थे और छोटा नागपुर जो है इनके कब्जे में ही होता था। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में ये बात क्लियर करवा चुके हैं कि 600 ईसा पूर्व तक आते आते आपकी मुद्रा की भी शुरुआत हो चुकी थी और लोहे की भी खोज हो चुकी थी। लोग लोहे से परिचित होने लगे थे। इसलिए जो राजा महाराजा होते थे वो अपने सेनाओं के लिए क्या करते थे? लोहे से हथियार बनवाया करते थे, क्योंकि लोहा जो है वो धातु से परिचित हो चुके थे, इसलिए लोहे से ही हथियार बनवाते थे। और इसके बारे में हम बोल ही चुके कि जो लोहा है वो छोटे नागपुर से लिया करते थे। दोस्तों मगध की जो राजधानी होती थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। दोस्तों पाटलिपुत्र 2 हैं। ये पाटलिपुत्र कौन सा होता था दोस्तों? जो सोन और चंबल और गंडक तीनों और नदियों से घिरा होता था।
दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी राजधानी होती थी जो तीनों ओर नदियों से घिरी होती थी, तो वो होगी पाटलिपुत्र। एक अन्य क्वेश्चन आपका क्या बनता है दोस्तों इसमें कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो पहाड़ियों से घिरी होती थी, तो दोस्तों वो राजगृह होती थी। राजगृह एक ऐसी राजधानी हुआ करती थी जो पहाड़ियों से घिरी हुआ करती थी। क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, जो मगध साम्राज्य है उसमें बहुत से जंगल होते थे और उस जंगल से ये लोग क्या किया करते थे, हाथी पकड़ लिया करते थे और उन हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया करते थे। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट को और बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य, अब बात कर लेते हैं दोस्तों वंश की। मगध साम्राज्य में हम कितने वंशों के बारे में पढ़ेंगे, 4 वंशों के बारे में। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमने जो 4 वंश पढ़ने हैं वो डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने हर एक वंश को पढ़ना है डिटेल से। हल्का हल्का प्रकाश डाल लेते हैं आज हम इसके बारे में। जो हर एक वंश है उसका समयकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक कहलाएगा, जिसके संस्थापक बिंबिसार होते थे। शिशुनाग वंश जो है वो 413 से लेके 345 ईसा पूर्व तक समयकाल उसका कहलाएगा, जिसके संस्थापक शिशुनाग होते थे। नंद वंश, जिसके संस्थापक तो महापद्मानंद होते थे और जिसका समयकाल होता था 345 से लेके 322 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश, मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है, जिसका समयकाल 322 से लेके 184 ईसा पूर्व तक कहलाएगा। दोस्तों मौर्य वंश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश रहेगा, जिसके हम आपकी 2 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर एक आपके फेमस राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे होते थे सम्राट अशोक। इसलिए हम इसके आपके 2 पार्ट जो है प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपको डिटेल पता चल सके इस वंश की। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हर एक पॉइंट, हर एक डाउट अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से या किसी भी प्रश्न से कोई दिक्कत हो या कोई इशू बनता हो या कुछ चीज़ पूछनी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। हो सके हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया करूँगा आपको। चलिए दोस्तों अब हर एक वंश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। हर एक वंश जो है वो 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व के शासनकाल में पड़ता है, के समयकाल में पड़ता है। इसके जो संस्थापक कहलाते हैं वो बिंबिसार कहलाते हैं। और जो बिंबिसार का अगर शासनकाल कार्यकाल पूछ ले दोस्तों, बिंबिसार राजा हुआ करता था जिसने कौन से वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की। 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का कार्यकाल रहा था दोस्तों। और इस वंश को पितृ हत्यारा वंश भी कहा जाता है। इस वंश को पितृ हत्यारा वंश क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो बेटा होता था वो अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाया करता था, इसलिए इसे पितृ हत्यारा वंश भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो दोनों के दोनों गुरु हुआ करते थे, ये बिंबिसार के ही समकालीन हुआ करते थे दोस्तों। समकालीन उसको बोला जाता है कि एक ही समय में जो 2 व्यक्ति एक ही समय काल में जीवित है, एक ही समय में उनका काल है, एक ही समय उनका कार्यकाल कह सकते हो दोस्तों। जैसे कि हम अपने फ्रेंड के साथ इस समय में जी रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा फ्रेंड है वो हमारे समकालीन है, या मैं अपने फ्रेंड के समकालीन हूँ। ठीक है दोस्तों, तो समकालीन वो कहा जाता है कि जब 2 व्यक्ति का जो काल है, समय काल है, वो सेम रहे। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो है बिंबिसार के समकालीन होते थे। मतलब जब बिंबिसार का शासनकाल था तब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भी उन्हीं के काल में ही जी रहे थे। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था दोस्तों। ये राजगृह वही है जो पहाड़ियों से घिरी हुआ करती थी, और राजगृह का जो पुराना नाम होता था वो गिरिब्रज हुआ करता था। अगर इसका पुराना नाम पूछ ले तो गिरिब्रज होगा दोस्तों, याद रखना। बिंबिसार का एक राजदेव हुआ करता था जो उसके दरबार में रहा करता था, उसके राज्य में रहा करता था, जिसका नाम जीवक हुआ करता था। कहा जाता है दोस्तों एक बारी गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो जाती है, वो बहुत बीमार हो जाते हैं, तो बिंबिसार राजा क्या करते हैं, अपने राजदेव जीवक को उनकी देखभाल के लिए, उनकी सेवा करने के लिए गौतम बुद्ध के पास भेज देते हैं। ऐसे ही एक अवंती के राजा प्राग्योत होते थे, प्राग्योत, उनको पांडु रोग हो गया था, तो उनकी सेवा के लिए भी बिंबिसार ने अपने राजदेव जीवक को उनके दरबार में भेजा था। बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे, बौद्ध धर्म को ही माना करते थे। बिंबिसार ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था दोस्तों, वो वैवाहिक संबंधों से
आगे बढ़ाया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बिंबिसार की सोच ऐसी हुआ करती थी कि वो किसी भी राजा की बेटी से शादी कर लिया करता था और उससे शादी करने के बाद उसका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया करता था। उसकी सोच ये थी कि किसी भी राजा की बेटी से शादी करो और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लो और अपने साम्राज्य को और बढ़ा लो। ऐसे ही बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी महाकौशल से शादी कर ली और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैशाली की जो राजकुमारी होती थी चेरला, उससे विवाह करके उसका जो राज्य है अपने साम्राज्य में मिला लिया। ऐसे ही पंजाब की राजकुमारी शेपा होती थी, उससे शादी करके इसने उसका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। ऐसे ही शादी कर करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार का एक बेटा होता था दोस्तों अजातशत्रु, और उस अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी हासिल कर ली थी जो उसका पिता हुआ करता था। इसलिए दोस्तों इसको पितृ हत्यारा वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेटा खुद अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाया करता था। दोस्तों अब अजातशत्रु का हल्का सा कार्यकाल पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु का अगर पुराना नाम पूछ ले या उसका उपनाम पूछ ले तो कुणिक हुआ करता था, और उसने अपने पिता को मार के खुद गद्दी हासिल कर ली थी 492 ईसा पूर्व में। और इसके समय में ही 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई थी, जिसका आयोजन राजगृह राजधानी में ही हुआ था। ये दोस्तों वही राजगृह है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ करता था, जिसका जिक्र हमने पहले पॉइंट्स में किया है। यह भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी होता था। दोस्तों अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों बाप बेटे बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। आगे चलकर एक राजा आएगा, वो राजा बौद्ध धर्म का नहीं बल्कि जैन धर्म का अनुयायी होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अजातशत्रु का जो मंत्री होता था वो वस्साकर होता था, और वस्साकर की सहायता से ही इसने वैशाली को जीता था। अजातशत्रु ने काशी महाजनपद को भी जीत लिया था, और जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है वो अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। इन दोनों की ही मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में ही होगी। 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु के जो पुत्र होते थे उदाइन ने भी ऐसा ही काम किया। उदाइन ने अपने पिता को मार के, मतलब अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी हासिल कर ली। इसलिए दोस्तों इसको पितृ हत्यारा वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पुत्र क्या करेगा, अपने पिता की हत्या करके जो गद्दी है वो हासिल कर लेगा। तो 460 ईसा पूर्व जो अजातशत्रु का पुत्र होता था उदाइन, उसने अपने पिता को मार के खुद गद्दी हासिल कर ली थी और खुद राजा बन गया था। यह है दोस्तों वो उदाइन राजा जो जैन धर्म का अनुयायी होता था। इससे पहले अजातशत्रु और बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी होता था, लेकिन उदाइन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी होता था, जैन धर्म को फॉलो किया करता था। उदाइन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। दोस्तों ये वो पाटलिपुत्र है जो गंगा नदी और सोन नदी के किनारे पड़ता है। इससे पहले जो पाटलिपुत्र पड़ा था वो तीनों और नदियों से घिरा हुआ करता था, वो पाटलिपुत्र अलग है। ये वो पाटलिपुत्र है जो दोस्तों जिसको आगे चलकर शेरशाह सूरी इसका नाम बदलकर पटना रख देगा, और वर्तमान में इस पाटलिपुत्र को पटना ही कहा जाता है। ये रहा दोस्तों ये पॉइंट, जो शेरशाह सूरी है इसने आगे चलकर पाटलिपुत्र को पटना का नाम दे दिया था। दोस्तों इस वंश का जो अंतिम शासक है वो नागदर्शक मिलता है, और इसमें नागदर्शक के अलावा आगे चलकर कोई भी राजा का वर्णन नहीं मिलता। कहा जाता है कि नागदर्शक को ही किसी शिशुनाग ने मारकर और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। और कहा जाता है दोस्तों नागदर्शक के बाद इस वंश का किसी भी राजा का जिक्र नहीं मिलता। इसलिए शिशुनाग एक व्यक्ति हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था जिसने नागदर्शक की हत्या कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। अजातशत्रु के राज्य में एक मंत्री हुआ करता था वस्साकर। ये वस्साकर वही है जिसकी वजह से इसने कई महाजनपद जीते थे। तो भारत का मैक्यावली बोला जाता है वस्साकर को। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि भारत का मैक्यावली किसे कहा जाता है, तो वस्साकर को कहा जाता है भारत का मैक्यावली। और वस्साकर कौन होता था, अजातशत्रु का मंत्री हुआ करता था। राजगृह के अंदर अजातशत्रु ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये तो थे दोस्तों हमारी पहली वीडियो, पहले वंश की, हर एक वंश की। हम ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो में सभी वंश डिटेल से पढ़ाएंगे। उसमें वो सभी क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जामों में आ चुके होंगे। इसलिए दोस्तों आपको पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सभी हमने अपनी PDF फाइल में प्रोवाइड करवाए हैं। यदि आपको इन वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका नाम लर्निंग एक्सीलेंस है।
आपको सभी वीडियो की PDF फाइल वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यदि आपको हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार का इशू लगता है तो आप हमें कमेंट डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपने नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।